हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको यूजीसी नेट पेपर वन का जो लेटेस्ट सिलेबस है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, वो दिखाने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपको किस तरीके के टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यूजीसी नेट पेपर वन 14 दिसंबर का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसके कि कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए थे। यहाँ पर जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए और यहाँ पर एक बार कंफर्म भी कर दीजिए कि ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं। देख सकते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल हट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैथमेटिकल तो समझ में आता है, एवरेज वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज समझ में आ रही है, वो है आईसीटी टूल्स। आईसीटी टूल्स इस समय नया टॉपिक हो चुका है आपका, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड से हो। जो भी आपके सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर एग्जाम में इस समय पूछी जा रही हैं। तो इसको आप लोग गूगल से ज़्यादा सर्च करिए, इनके फुल फॉर्म और ये कब आए थे। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन आप देख सकते हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितना ज़्यादा आपकी थ्योरी क्लियर होगी, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बाद आपका हायर एजुकेशन से क्वेश्चन था। हायर एजुकेशन के क्वेश्चन के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं कि जहाँ से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कल करवा दिए थे। तो आगे की कौन से क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, यहाँ तक हमने कल देखा था कि सामान्यतः साइबर स्पेस की तुलना एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक किससे की जाती है। इस तरीके का क्वेश्चन आपकी जो है एग्जाम में पूछा गया था। ऑल क्लियर है महेश, स्मृति? चलिए, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर भी करते चलने हैं। आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आंसर जरूर बताते चलिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और तैयारी अच्छी होगी तो ही आप सबका आंसर प्रॉपर तरीके से दे। तो चलिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थम्स अप कर दीजिए भाई सब लोग एक बारी, जो भी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एनवायरनमेंट से जुड़ा क्वेश्चन है। फोटोवोल्टिक सेल प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि फोटोवोल्टिक सेल प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल सीधे प्रकाश से उद्भासित होते हैं और तापमान में वृद्धि होती है तब सेल के आर पार रिसाव बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? फोटोवोल्टिक, आपका फोटोकेमिकल, फोटोवोल्टिक, यहां से कंटिन्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है। चलिए सीधे दिखाते हैं आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फोटोवोल्टिक सेल प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल सीधे प्रकाश से उद्भासित होते हैं, अतः जब तापमान में वृद्धि होती है तब सेल के आर पार रिसाव बढ़ जाता है। फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। इस सेल इस्तेमाल कहाँ पर होता है? बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये प्रत्यक्ष धारा द्वारा उत्पन्न होते हैं, जबकि इन्होंने कहा सेल प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। अधिक बिजली उत्पन्न करने के लिए फोटोवोल्टिक कोशिकाओं को श्रृंखला में एक साथ जोड़ा जाता है। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, और कल जो मैंने क्लास ली थी उसी से ही संबंधित है। एक प्रतिज्ञप्ति दी गई है, प्रपोजिशन दिया गया है कि पहाड़ी पर आग है क्योंकि वो गे है, में अनियमित मध्य का तर्क दोष है। इस प्रतिज्ञप्ति में कि ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह श्रव्य है, में अनियमित मध्य का तर्क दोष है। कल आप लोगों को जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी टेलीग्राम पे, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ी होगी। वहीं से है ये। अगर आपको एग्जाम्पल मालूम है कि किसके बारे में था तो डिटेल आराम से निकाल सकते हैं। किसका एग्जाम्पल लग रहा है ये वाला?
चलिए देखते हैं 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सही है। इस प्रतिगिप्ति की पहाड़ी पर आग है क्योंकि यह गे है में अनियमित मध्य का तर्क दोष है। इस प्रतिगिप्ति की ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वो श्रव्य है, अनियमित मध्य का तर्क दोष है। यह उन सभी नकारात्मक उदाहरणों में अनुपस्थित होना चाहिए जिनमें प्रमुख पद अनुपस्थित है, जैसे कि झील में आग नहीं है, इसमें धुआं नहीं होना चाहिए, और ये उन सभी सकारात्मक उदाहरणों में भी उपस्थित होना चाहिए जैसे कि रसोई घर में आग होती है और उसमें धुआं मौजूद होता है। किसकी तर्क की बात करी गई है? अनियमित तर्क, मध्य तर्क की दोष यहाँ पे बताया गया है। लॉजिकल रीजनिंग से जुड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, मान लीजिए इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल का, क्या आंसर देंगे यहाँ पे? एक क्वेश्चन है, एक कार 50 किलोमीटर घंटे की आरंभिक गति से चलते हुए अपनी गति को हर 5 किलोमीटर में बढ़ाते हुए चलती है तो 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितने घंटे लगेंगे? यही है आपका जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है एग्जाम से जुड़ा हुआ। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, वो भी आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इन्होंने कहा कि एक कार की जो गति है वो है 50 किलोमीटर। फिर उन्होंने कहा कि हर घंटे 5 किलोमीटर को बढ़ाते जाइए। तो पहले घंटे में 50 किलोमीटर चली, दूसरे घंटे में हमने 5 को जोड़ दिया, 55 हुआ। तीसरे घंटे में फिर से हमने 5 किलोमीटर को जोड़ दिया, 5 घंटे किलोमीटर बढ़ाती जा रही है हर घंटे में। करते करते हम 9 घंटे में पहुंचते हैं, तो 9 घंटे में तय की गई दूरी है 90। अब इन सबको आप जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 50, 55, 60, 65, जो भी आप जोड़ते जा रहे हैं हर घंटे की स्पीड के अकॉर्डिंग, तो सही आंसर होगा 630 किलोमीटर। कितने पे? 9 घंटे पूरा करने पे। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों को ये लग रहा है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है? कितने लोगों को लग रहा है कि ये जो क्वेश्चंस है काफी डिफिकल्ट है? जल्दी से एक बार आंसर करिएगा। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हम लोग क्या करते हैं, बुक वगैरह से पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तब हम लोग को समझ भी नहीं आता कि एक्चुअली में हम क्या पढ़ रहे हैं और पढ़ना कैसे है। ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण संसाधनों की उपलब्धता और अन्य वित्तीय नेतार्थों पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्चतर शिक्षा का निधियन और वित्तीयन भारत के द्वितीय अंगक अर्थात उच्च शिक्षा अनुदान परिषद के द्वारा किया जाएगा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं आपसे। भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण संसाधनों की उपलब्धता और अन्य वित्तीय निहितार्थों पर निर्भर करता है। सही है कि नहीं? स्टेटमेंट टू सही है या नहीं? तो देखते हैं इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहला सही लेकिन दूसरा जो है वो गलत है। पहला सही है और दूसरा जो है वो गलत है। भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण संसाधनों की उपलब्धता, यानी हमारे पास कितने रिसोर्सेस हैं, उस पर निर्भर करता है कि हम फंडिंग कैसे करेंगे। भारत में उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोतों में सरकारी धन आता है, स्वशासी निकायों के धन, ट्यूशन फीस, दान, शैक्षिक उपकर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्र उच्चतर शिक्षा के निधियन एवं वित्तीयन के लिए भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI के द्वारा उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद का गठन किया जाएगा, जो पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चतर शिक्षा के फंडिंग और वित्त पोषण पर कार्य करेगा।
आपसे पूछा जा सकता है ये जो भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग है यानी HECI के, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होने वाली है। ये नया अपडेटेड है यहाँ पे, जो आपका उच्चतर शिक्षा आयोग बनेगा उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। एक बनाया जाएगा वर्टिकल, जिसमें कि आपकी जितनी हायर अथॉरिटी है उसको शामिल किया जाएगा, और बाकी के जैसे यूजीसी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो वो किसके अंतर्गत होगा, HECI के अंतर्गत किया जाएगा, NEP 2020 के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। किसी प्रकाशित शोध आलेख के संदर्भ में DOI का विस्तृत रूप इनमें से कौन सा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल, DOI स्टैंड्स फॉर, DOI का फुल फॉर्म बताना है आपको एक तरीके से। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, DOI का। चलिए यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। सही आंसर है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रकाशित शोध आलेख के संदर्भ में DOI का पूर्ण रूप है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। DOI में क्या क्या चीजें होती हैं, संख्याएं, अक्षर, प्रतीकों की एक स्ट्रिंग जिसका उपयोग किसी लैब या दस्तावेज को विशिष्ट रूप से पहचानने और उसे एक स्थायी वेब पता प्रदान करने के लिए किया जाता है। DOI के द्वारा पाठक को उदाहरण से दस्तावेज को आसानी से खोजा जा सकता है। विद्वानों में जर्नल लेखों में DOI यानी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर को लैबों के साथ आमतौर पर पहले पृष्ठ पर कहीं या शीर्षक के नीचे या शीर्ष लेख या लेख के अंत में मुद्रित किया जाता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है एंड नोट क्या होता है, या आपका फुट नोट क्या चीज होती है। जब आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, FN का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, या एब्रीवेशंस पूछे जा सकते हैं रिसर्च से जुड़े हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार स्थापित किया गया था। बहुत आसान सा सवाल है, आपको बस ईयर पता होने चाहिए। इनमें से अगर आपको ईयर पता है तो आप आंसर कर लेंगे। चंद्रेश ने कहा है बी, अनुपमा ने कहा है ए। देखते हैं सही आंसर है सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, जाति समुदायों के शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष योगदान देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ब्लैक बोर्ड भी लॉन्च किया। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का भी विस्तार किया था। लेकिन अगर हम ईयर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षा नीति के अनुसार स्थापित किया गया था। कौन सा, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए भाई, ये दोनों ही होने चाहिए आपके, BR अम्बेडकर और आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। जरा इस क्वेश्चन पे एक बार बताना, सी बी और यहाँ पे आपका ए और बी और सी और डी, इसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1986 की अगर हम बात करते हैं, अभी तक कितनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं।
कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी जारी की गई थी, आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1986 की पॉलिसी में? जल्दी से कमेंट बताइएगा इसका। कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। एक आपका बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि 82 और 85 में आई थी। ठीक है, तो एक बारी इसको सर्च करना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, एक बारी मैं कंफर्म करके इस बारे में आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है, एक बारी कंफर्म हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। बी ही लग रहा है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी 85 है, वहीं बी आर अम्बेडकर, दो जो बड़ी यूनिवर्सिटीज ओपन हुई हैं 82 85 में हुई है। सबसे पहले जो ओपन यूनिवर्सिटी हुई है वो बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ओपन हुई है सबसे पहली, ये फर्स्ट है। ठीक है, इंडिया की। अगर हम बात करें लार्जेस्ट की, सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो है आपकी दिल्ली इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे आपका होना चाहिए ए और बी दोनों ही। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ टेलीग्राम पर, मैं इस क्वेश्चन का आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन का एक क्वेश्चन आपके सामने। कौन से कथन इस तरह से संबंध है कि वो दोनों सही नहीं हो सकते, ना ही दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं? अगर हम विरोधाभास में करें तो दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक गलत होगा, और ना ही दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, विरोधाभास हो सकता है यहाँ पे। तो क्या आंसर होगा विरोधाभास में? बी ही है, उस वाले क्वेश्चन का, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। इस वाले क्वेश्चन में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी कंफर्म? रोशनी कंफर्म बी? कीरू? चलो, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एंड डी। बी एंड डी, कुछ स्तनपायी कशेरुकी हैं और कोई भी स्तनपायी कशेरुकी नहीं है। यानी आपका, जैसे कि मैंने क्या कहा था, विरोधाभास वाली बात आई है। यानी अगर हम ए की बात करें, ए और ओ में विरोधाभास है, वहीं ए ई आई ओ होता है ना। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने इस वाले विरोधाभास को लिया है, यहाँ पर सम लगा है। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या लगा है? नो लगा है। तो इन्होंने इसका कॉन्ट्राडिक्टी यहाँ पे लिया है, यानी सम लिया है आपके आई से, और ई से लिया है नो। अगर हम ऑल और सम करते तो ये नहीं हो पाता, क्योंकि ये प्लस प्लस साइन है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी साइन नहीं है, क्योंकि ये सही है तो ये भी सही हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर है बी और डी होगा। जहां पर भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि दोनों सही नहीं हो सकते और दोनों गलत नहीं हो सकते, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको विरोधाभासी देखना है कि कौन सा कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध है, और वही आपको टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, कल वाली आपने पढ़ी होगी अगर, तो ये वाला क्वेश्चन पीडीएफ में था। राजनीतिक स्थिरता आर्थिक प्रगति के लिए अपरिहार्य है, क्योंकि आर्थिक प्रगति केवल राजनीतिक स्थिरता के साधनों से ही प्राप्त की जा सकती है। एक क्वेश्चन है आपका, कहां से? फैलेसी से, जिसे हम कहते हैं हेतुवाभास, या दूसरा नाम है भ्रांति।
इस क्वेश्चन का सही आंसर बैकिंग द क्वेश्चन। राजनीतिक स्थिरता आर्थिक प्रगति के लिए अपरिहार्य है, क्योंकि आर्थिक प्रगति केवल राजनीतिक स्थिरता के साधनों से ही प्राप्त की जा सकती है। इस कथन में आत्मश्रय दोष है। ये दोष तब होता है जब निष्कर्ष आधार वाक्यों में पहले से ही निहित होता है, यानी इन्होंने पहले ही बात का कंक्लूजन निकाल दिया है कि इसकी वजह से ये चीज हो सकती है। पहले ही की कथनों में ये ऑलरेडी देखो पहले ही आंसर दे दिया ना कि राजनीतिक स्थिरता आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी है, क्योंकि आर्थिक प्रगति केवल राजनीतिक स्थिरता के साधनों से ही प्राप्त की जा सकती है। जब उत्पन्न होता है, जब निष्कर्ष आधार वाक्यों में पहले ही निहित होता है, तो वहां क्या होगा, बैगिंग द क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। संप्रेषण लोगों के सांस्कृतिक आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। संप्रेषण सामाजिक जीवन के निर्माण के लिए एक अंतर्भूत प्रथा है। एक क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ। आशु, रोशनी, चंद्रेश सबने कहा है डी। देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। पहले ही आपको पता है कि कोई भी निगेटिव सेंटेंस अगर आ जाएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको पता है कम्युनिकेशन होता ही है सामाजिक, सांस्कृतिक, है ना। तो जहां पे इन्होंने लिखा है कि नहीं उसको प्रदर्शित नहीं कर सकता, उसको पहले ही एलिमिनेट करना है। संप्रेषण सामाजिक जीवन के निर्माण के लिए अंतर्भूत प्रथा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संप्रेषण का मतलब ही है कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना। कल्चर में इस्तेमाल होता है आपका, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 गलत है और दूसरा सही है। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। 34 क्वेश्चन नंबर। जिन विद्यार्थियों ने टाइपराइटर पर टंकन करना है यानी टाइपिंग करनी है, जब वे इस कौशल का अंतरण कंप्यूटर कीबोर्ड पर टंकन करने के लिए करते हैं, तो ये किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है। When students who have learned to type on a typewriter transfer this skill to typing on a computer keyboard, it is an example of learning. देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। बिल्कुल ठीक बात है, नियर ट्रांसफर। ठीक है ना, सेम चीज है। सेम हमें टाइपिंग करनी है, लेकिन हमने टाइपराइटर की जगह जब कंप्यूटर का इस्तेमाल किया तो ये किस तरीके का आपका ट्रांसफर हो जाएगा, नियर ट्रांसफर हो जाएगा। निकट अंतरण उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां सीखने का संदर्भ अनुप्रयोग लगभग समान होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। किसी शोध अध्ययन में जनित आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर की पहचान कीजिए। यहां से 100% क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। या तो एसपीएसएस का फुल फॉर्म आएगा, मिनी टैप भी आ सकता है, आर क्या है वो भी पूछा जा सकता है। किसी शोध अध्ययन में जनित आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर की पहचान कीजिए। अगर हमें स्टैटिक्स का कोई काम करना है, देखते हैं सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ACND। ACND। एसपीएसएस का फुल फॉर्म क्या होगा। सांख्यिकीय विश्लेषण हमें किसी शोध के परिणामों को समझने के लिए डेटा के विभिन्न बिंदुओं के भीतर प्रवृत्तियों की पहचान करने, सांख्यिकीय मॉडल विकसित करने, सर्वेक्षण और शोध अध्ययन को डिजाइन करने में मदद करता है। एसपीएसएस स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। आईबीएम द्वारा निर्मित मिनी टैब इंक द्वारा विकसित
आर रॉस एहाका और रॉबर्ट जेनलमैन द्वारा विकसित, स्टाटा कॉप द्वारा विकसित, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सांख्यिकी विश्लेषण सॉफ्टवेयर है, जबकि आईथेंटिकेट दुनिया के शीर्ष शोधकर्ताओं, प्रकाशकों, विद्वानों द्वारा साहित्यिक चोरी को पता लगाने के लिए। आइंटिकेट का कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जब हमें साहित्यिक चोरी का पता लगाना हो तो हम ऑथेंटिकेट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये जितनी चीजें हैं, चाहे वो स्टेटा हो, चाहे वो आर हो, चाहे एसपीएसएस हो, वो सारी चीजें हमें स्टैटिस्टिकल विश्लेषण यानी एनालिसिस को करने में हेल्प करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए अध्ययन के लिए कुल निलंबित कणों की तुलना में PM10 को वरीयता दी जाती है। 10 माइक्रोन से बड़े कण विविध वायु प्रदूषण के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के बेहतर सूचकांक होते हैं। सेम ऐसे ही आपसे PM क्या होता है, पर्टिकुलर मैटर, पीएच क्या होता है, पीएच की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। ब्लर आ रहा है थोड़ा स्क्रीन, तो रुको रिफ्रेश कर लेती हूँ। अभी बताना प्रॉपर आ जाए तो। PM10 PM2.5। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। 36 का सही आंसर सी यानी पहला सही है और आर सही नहीं है। वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए जो अध्ययन किया जाता है, जो कुल निलंबित कण होते हैं, टीएसपी मतलब टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तुलना में PM10 को वरीयता दी जाती है। PM10 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले निलंबित बेहद छोटे कणों का वर्णन करता है। टीएसपी यानी टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल 100 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले निलंबित कणों का वर्णन करता है, इसलिए पहला सही है और जो दूसरा है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 37। आईसीटी यूनिट से क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करिएगा। गूगल एक वेब सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब सर्च इंजन है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक वेब ब्राउजर है। दीपशिका, शीतल, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। गूगल क्या है? गूगल का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला कथन सही और दूसरा कथन गलत है। गूगल एक वेब सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन, वेब ब्राउजर पूरी तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी है। जहां सर्च इंजन इंटरनेट पर कुछ जानकारी सर्च करने के लिए उपयोग होता है, वहीं दूसरी ओर वेब ब्राउजर का उपयोग वेब पेज और HTML फाइलों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्च इंजन कौन कौन से हैं और वेब ब्राउजर कौन से हैं, ये देखिए। सर्च इंजन है गूगल, याहू, डकडकगो, माइक्रोसॉफ्ट विंग, बाइडू, यॉन्डेक्स, आस्क.com, इकोसिया। अगर आपसे वेब ब्राउजर पूछे जाए तो गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऐप, एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे सर्च इंजन और वेब ब्राउजर का डिफरेंस 100% पूछा जा सकता है कि ये दोनों क्या होते हैं, या एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जा सकता है कि ask.com क्या है, या यांडेक्स क्या है, या बाइडू क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है कि एकेडमिक लेखन में जब आप आर्टिकल वगैरह लिखते हो तो वहां पर आप एब्रीवेशन का यूज करते हो। एब्रीवेशन कौन सा? वाइड।
इसका मतलब क्या होता है? राधे राधे केपी। इसी तरीके से आपसे एफ एन के बारे में जो आपके और भी एब्रीविएशन है आर्टिकल में यूज करते हैं उससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 38 सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिफर टू यानी रेफरेंस। संदर्भ शब्द अकादमिक लेखन में देखिए यानी वाइड संक्षिप्त के अर्थ का सही प्रतिनिधित्व करता है। 39 क्वेश्चन नंबर आंसर करिएगा। स्वनिर्देशित अधिगम के प्रति विद्यार्थी की प्रतिबद्धता, संलग्नता, अर्ध व्यवसाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक बल है? फिक्सेशन, मोटिवेशन, मेटाकॉग्निशन या असेसमेंट यानी कि इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 39 सही आंसर है मोटिवेशन। स्वनिर्देशित अधिगम के लिए जो सेल्फ मोटिवेट कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा? आपका मोटिवेशन एक प्रेरक बल माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कितने लोग मैथमेटिकल का सही आंसर करते हैं यहाँ पे। तीन संख्याओं का योग है 124। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 2 और 3 है तो दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 7 और 9 होगा, तो तीसरी संख्या क्या होगी? देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। इन्होंने कहा तीन संख्याएं हैं और उनका योग है यानी उन तीनों को मिला के 124 बनता है। पहली और दूसरी संख्या मिला के 2 और 3 बनता है। दूसरी और तीसरी मिला के 7 और 9 बनता है। तो तीसरी संख्या क्या बनी आपकी? तीसरी संख्या 14, 21, 27। इसको सॉल्व करके देखिए पहली, दूसरी, तीसरी संख्या को। 40 का बी आंसर सही है। और जिसको भी इसका इजी मेथड पता है स्क्रीनशॉट लीजिए और टेलीग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप पे जरूर इसको शेयर करिए जिसको भी इसका इजी मेथड पता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। कितने सारे क्वेश्चन आए हैं इस बारी मैथ्स में। किसी वस्तु का लागत मूल्य इसकी बिक्री के अंकित मूल्य का 75% है। 15% की छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? क्वेश्चन नंबर 41। इन्होंने कहा किसी वस्तु का लागत मूल्य इसके बिक्री के अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य हमें पता ही नहीं है तो हमने मान लिया 100। तो क्रय मूल्य क्या है? 75%। तो 75% हो गया कितना? 75। 100 का 75%। 15% की छूट दी, क्या हो गया? 85 हो गया। इन्होंने पूछा तो कितना हमें लाभ होगा। पहले था 75, फिर हो गया 85, 10 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ का परसेंटेज निकालेंगे हम, आंसर निकलेगा 13.33%। या फिर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन का ये जो पीडीएफ है ये पूरा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के कोशिश करिएगा कि इसको सॉल्व करिए दोबारा से, जिससे कि आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। कमीशन कमिटी और उनके फोकस क्षेत्र मैचिंग में लाइए जल्दी से। क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन के आंसर तो हम लोग निकाल लेते हैं बट पता ही नहीं होता है तरीका उसका कि कैसे निकालना है। वही अगर हमें आंसर भी पता चल जाए कि इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे निकलना है तो हमारे लिए समझना बहुत ईजी हो जाता है।
42 का आपने कहा है डी, और बिल्कुल सही है भैया, डी आंसर। सैडलर आयोग कब आया था? सैडलर आयोग 1917 में आया। हर्टोग कमिटी आई 1929 में। वहीं राधा कृष्णन आयोग आया 48-49 में। यशपाल कमेटी, तो सैडलर किसके लिए था? कलकत्ता के लिए। हर्टोग शिक्षा पर व्यापक रिपोर्ट, भारत में विश्वविद्यालय की शिक्षा, राधा कृष्णन आयोग, यशपाल समिति, यूजीसी एआईसीटी का कार्यकारण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, बता सकते हैं कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ये वाला? ऐसे ही कमेटी और उनके ईयर भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए हो सकता है कमेटी पूछ ली गई और उनके ईयर पूछ लिए गए। क्वेश्चन है, निष्क्रिय शैली द्वंद्व से निपटने का एक तरीका है जिसमें लोग अनिश्चयात्मक और विनम्र होते हैं और दूसरों को ये ज्ञात नहीं होने देते कि वे क्या चाहते हैं। निष्क्रिय शैली में, पैसिव स्टाइल में। मैनिपुलेटिव स्टाइल यानी छल योजनात्मक शैली द्वंद्व से निपटने का एक तरीका है जिसमें लोग अपने लिए दूसरों को दोषी महसूस कराकर वह प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो वो चाहते हैं। तो आपको बताना है कि पैसिव स्टाइल और मैनिपुलेटिव स्टाइल के बारे में जो लिखा है वो सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, यूनिट 1 का क्वेश्चन है ये। टीचिंग एप्टीट्यूड, अब कितने लोग मुझे बता सकते हो कि ये क्वेश्चन आपने पहले कहीं पर पढ़ा है? कहीं पर भी आपने पढ़ा है? किसी बुक में, किसी पीवाईक्यू में, या आपने पहले इस क्वेश्चन के बारे में, इस तरीके का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखा है आपने? कभी नहीं देखा। तो अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा तो यकीन मानिए 50% क्वेश्चन आपके ऐसे ही एग्जाम में इस बार भी नए बनने वाले हैं। 50% तो आपके पुराने ही पीवाईक्यू होंगे, लेकिन 50% आपके नए क्वेश्चन होंगे। तो पीवाईक्यू से 50% और 50% नए क्वेश्चंस को तैयार करना है आपको, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ 2019 के सिलेबस को लिए बैठे हैं जो कि किसी काम का नहीं है। सिलेबस ऑलरेडी चेंज है, ये चीजें सिलेबस में चेंज है। पहले टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता था, टीचर कैसा होता है, एडोलसेंट कैसे होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो कि पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। तो इस तरीके से अगर तैयारी करोगे तो ही आपके काम आने वाला है। इसको सॉल्व करने के लिए अपने आईक्यू का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, इन्होंने कहा मान लीजिए निष्क्रिय शैली यानी पैसिव, आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया और निकल गए। आप आराम से बैठे हुए हो, कोई बोल के चला गया, कुछ भी हो गया, आप बैठे हो, आपको पता है बेवकूफ है, बोल के चला गया, वो कैसी शैली है? निष्क्रिय शैली है। किसी से ही बात करनी ना पड़े, काम खत्म पहले ही, निष्क्रिय शैली। मैनिपुलेटिव क्या हुआ कि मान लीजिए आपको पता है कि आप गलत भी हो, लेकिन आपने दूसरों को गलत साबित कर दिया। वो कैसी होती है? छल योजनात्मक यानी मैनिपुलेटिव होती है, यानी अपने बातों को घुमा के आपने दूसरों को गलत साबित किया। तो इसलिए ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत है? आपको अपने आईक्यू का इस्तेमाल करना है। हर चीज बुक में नहीं मिलेगी। अब चलो, अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो। गुणार्थ के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और जो ये क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे उनको एग्जाम टाइम पे पता चलेगा कि उन्होंने क्या चीज मिस की थी, क्योंकि आप लोग फिर भी काफी हद तक कवर कर रहे हो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दिसंबर 2023 के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट भी करा दिए हैं, तो वो आपको हेल्प ही करेंगे। 44 का शीतल ने कहा है ए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वालिटी के अनुसार आरोही क्रम कौन सा है? दुग्ध उत्पाद हो गया, पनीर हो गया, मृदु पनीर हो गया, तीखा मृदु पनीर हो गया। सबसे पहले क्या आता है? डेयरी उत्पाद आएगा, डेयरी उत्पाद के बाद पनीर बनेगा, फिर मीठा पनीर बनेगा, फिर तीखा मृदु पनीर बनेगा।
देख सकते हो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलो लास्ट क्वेश्चन 45, बाकी आरसी और डीआई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आरसी और डीआई के बारे में। तब तक ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रात को 8 बजे फिर से क्लास होगी, और ये वाली कल 11:30 बजे आगे कंटिन्यू करेंगे नए क्वेश्चन पेपर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 45 जल्दी आंसर करिए। यहाँ पर आपको बताना है कि पी का वैल्यू क्या है। यहाँ पे 12 दिसंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन चंद्रेश मैंने कराया नहीं अभी, चेक करो जरा एक बारी। क्योंकि मुझे लगता है मैंने करवा दिया है, लेकिन चलो मैं चेक कर लूंगी एक बारी। थैंक यू दीप शिखा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3120। एक 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर 4 का नहीं, क्या होता जा रहा है, पहले में स्क्वायर स्क्वायर फिर क्यूब हो गया, फिर यहाँ पे आपका 4 टाइम 4 हो गया। 5 का 5 हो गया आपका -5, 3120। थैंक यू प्रीति। और ये पीडीएफ अभी थोड़ी देर में मैं अपडेट करने वाली हूँ वेबसाइट पर भी, और इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड करूंगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अरे भैया एक क्वेश्चन तो ये भी रह गया आपका। ये क्वेश्चन तो करना कैसे भूल जाओगे, कौन सा क्वेश्चन है जल्दी से बताना जरा। इस तरीके का एक्सेल वाला एक क्वेश्चन आता है। इन्होंने कहा है सम इफ, यानी सम इफ का मतलब है हमें सम करना है। किसका सम करना है, C2C7 B2B7। इन्होंने कहा है B2B7 ग्रेटर देन होना चाहिए 13 के। B2B7 ठीक है, तो B2 से यहां से स्टार्ट करते हैं यहां तक के लिए। अब 13 से ज्यादा कौन बड़ा है, 13 से बड़े वाले बताइए। एक हो गए आपके 20, कौन कौन से हो गए, 20 हो गया, 13 से बड़ा है 14 हो गया, 17 हो गया, और 15 हो गया। ठीक बात है ना, 20, 14, 17, 15। फिर उन्होंने दूसरे स्टेटमेंट में कहा है कि C2C7 ग्रेटर देन होना चाहिए 22,500 के। अब हमने देखना है कि यहाँ पे जो हमारा 20 है, इसकी संख्या क्या है 14, किससे ज्यादा होनी चाहिए 22,500 से, यानी ये सही है हमारा 30,000। वहीं अगर हम दूसरा सॉल्व करेंगे, 22,500 से ज्यादा एक हुआ हमारा 25,500। उसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 22,500 से ज्यादा हो। बस इसी का ही आपको सम करना है। किसका सम करना है, 30,000 और 25,500। कितना आंसर निकल के आएगा, कितना आंसर निकल के आएगा 25,500। आपको पहले एक तो ये बी को निकालना है, B2B7 को निकालना है। इन्होंने कहा B2B7 में आपको ऐसी संख्या काउंट करनी जो 13 से ज्यादा हो। हमने काउंट कर ली 20, 14, 17, 15, चार संख्या है। फिर उन्होंने कहा C2C7 में देखिए इन्हीं के ही साथ वाली कि कौन ऐसी है जो 22,500 से ज्यादा है। तो हमने देखा 22,500 से ज्यादा जो है वो एक ये है संख्या 17 वाली, और एक है 20 वाली। इनको ही सम करेंगे हम, जब जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी 55,500। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन था। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट उसमें क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।